अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता उदित राज एक विवादित ट्वीट करके फंस गए हैं। उदित राज ने ट्वीट कर कुंभ मेले पर सवाल उठा दिए। उन्होंने असम सरकार के सरकारी फंड से मदरसे न चलाने के फैसले पर ट्वीट किया और कहा कि यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4,200 करोड़ रुपए की राशि नहीं खर्च करनी चाहिए थी। और उदित राज ने यह भी पूछा कि सरकारी खर्च पर कुंभ मेले का आयोजन क्यों कराया गया। उन्होंने योगी सरकार से सवाल किया कि कुंभ मेले पर 4,200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। उदित राज ने धार्मिक शिक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकारी पैसे से किसी धर्म या कर्मकांड की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। उदित राज ने ट्वीट किया कि सरकारी पैसे से किसी भी धर्म की पढ़ाई और धार्मिक कर्मकांड नहीं होने चाहिए। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। इलाहाबाद के कुंभ मेले पर यूपी सरकार द्वारा 4,200 करोड़ रुपए का खर्च नहीं करना चाहिए था। और उदित राज के इस बयान के बाद अब सियासत गर्माती हुई दिख रही है। असम में जो हुआ उस पर सीधे सीधे कुंभ को लेकर उन्होंने आरोप लगा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार पर और यह कहा कि कुंभ मेले का आयोजन बंद होना चाहिए। बयान पर विवाद बढ़ने पर अब बैकफुट पर आते भी उदित राज दिख रहे हैं। उदित राज ने अपना विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया है। पहले उन्होंने लिखा कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, कुंभ मेले जैसा आयोजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ उदाहरण के लिए कुंभ का मैंने जिक्र किया, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी और उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। मैं एक ब्रॉडर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने जी। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ, कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। तो अपने ही बयान पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं उदित राज। उन्होंने सफाई दी कि मैंने एक उदाहरण दिया था। उदित राज के कुंभ मेले के आयोजन से जुड़े बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने पलटवार करते हुए कहा कि उदित राज मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने पलटवार किया और कहा कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं उदित राज। उदित राज मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और बेवजह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। जहां मदरसों की बात हुई वहां संस्कृत स्कूल्स की भी बात हुई, दोनों को अपग्रेड करने की बात हुई, क्योंकि इनके मन में हमेशा ही मुस्लिम भाई वोटर ही दिखते हैं, वो नागरिक दिखते ही नहीं इनको। उस पर राजनीति कैसे हो सकती है, कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं, कैसे उसके ऊपर वोट बैंक की छदम राजनीति की जा सकती है, इससे आगे सोचते ही नहीं हैं। मैं उनसे विनती करूंगा, अब उन बच्चों को भी कंप्यूटर सीखने दीजिए, बाहर की दुनिया देखने दीजिए। तो लगातार अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि उदित राज अब अपने कदम पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बड़ा पैनल है। मनोज यादव हमारे साथ स्पोक पर्सन बीजेपी के जुड़ रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के। हमारे साथ अतिउर रहमान जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जमाई हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी मनोज यादव जी कि असम में जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने सीधा तीर साध दिया उत्तर प्रदेश पे। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस बयान को? हालांकि अब वो बैकफुट पर आ रहे हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट को कैसे देखा जाए माइनॉरिटीज को लेकर? ये जो उनका बयान है ये सीधे तौर पर जो है किस तरह से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को ये प्रभावित करेगी? भर्ती सूची में संविधान की सातवें शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में ये 7th शेड्यूल के अंदर समवर्ती सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट में, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य भी अपनी पॉलिसी बना सकता है और केंद्र सरकार भी एजुकेशन को लेकर कोई पॉलिसी बना सकती है। तो असम सरकार ने जो फैसला लिया है वो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। भाई सरकारी पैसे से वो कह रहे हैं कि मदरसों में पढ़ाई क्यों हो। और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा कि सरकारी पैसे से मदरसों में क्यों पढ़ाई हो, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो संस्कृत के विद्यालय चल रहे हैं, संस्कृत की पढ़ाई चल रही है, उस पर भी हम लोग रोक लगाने वाले हैं।
तो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। लेकिन जो सियासत करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, उनके लिए मुस्लिम केवल और केवल वोट बैंक है। वो चाहते नहीं है कि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में आए, जब हमारा मैनिफेस्टो जब आया, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा था, मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि इसमें कोई बायसनेस नहीं है। असम ने जो फैसला लिया है उससे यूपी पे टारगेट करना ये उनका गलत कदम रहा। स्वामी चक्रपाणी जी, ये बताइए कि कुंभ को इन सबके बीच में लाना, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बयान जो है ये पार्टी की जो विचारधारा है और ये उसी की प्रतीक है। इन्होंने जो बोला है ये पार्टी की विचारधारा बोला, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसलिए इनके नेता पिछले काफी समय से जब पालघर में संतों की हत्या होती है उस पर भी कोई बयान नहीं देते। जब राजस्थान में होता है या देश के किसी भी कोने में संतों पुजारियों देश के किसी भी कोने में संतों पुजारियों पे हमले होते हैं तो इनके नेता चुप हो जाते हैं। और वर्तमान में आप मदरसा पे जब बात आई तो इन्होंने कुंभ पे आक्रमण कर दिया। आप जरा ये सोचो, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों के एक्ट जो बने हुए हैं उस समय से जितने हमारे सनातन धर्म के बड़े मंदिर हैं जहां पे इनकम के स्रोत ज्यादा है, वहां तो सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। वहां के पैसे जो है लेकर के सरकार लेती है, तो आखिर सरकार का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि सनातन धर्म की भी जो कुंभ के मेले हो या और भी जो भी तो वो उस पर खर्च करे। और सबसे बड़ा आजादी के बाद अभिलाषा जी सबसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ है तो सनातन धर्म मंदिरों के साथ हुआ है, मठों के साथ हुआ है, आश्रमों के साथ हुआ है। लेकिन जो असम में जो हुआ उसके रिएक्शन में उन्होंने ये बात कही है और बैकफुट पर आए हैं ये कहते हुए कि उदाहरण के लिए मैंने ये बात कही है। अतिउर रहमान जी और शोएब जी, आपसे भी इस पर रिएक्शन चाहेंगे। पहले अतिउर रहमान जी, वो ये अगर ये कह रहे हैं कि किसी भी सरकार का धर्म नहीं होना चाहिए, हालांकि बैकफुट पर भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए मैंने एक बात को कही है। किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं और जो असम में हुआ है, क्या उस पर आपको लगता है कि उनका जो बयान था वो वाजिब था? उन्होंने डिलीट कर लिया। कुंभ मेला भारत का हमारा एक हेरिटेज हिस्सा है जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरह का बयान देना उनको शोभा नहीं दे रहा था। उसके साथ साथ स्वामी जी को मैं उम्मीद करूंगा, देखिए स्वामी जी जो कड़वाहट फैलाई जा रही है कल मदरसों को लेके, उसके एजुकेशन को लेके कि इन मदरसों के अंदर सिर्फ आतंक पैदा होता है, ये भी तो सही नहीं है ना, ये भी तो सही नहीं है। देखिए जब एक कड़वाहट फैलती है तो उस कड़वाहट का हिस्सा सब लोग बनना चाहते हैं, सब लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं और नुकसान होता है हमारे पूरे समाज का। हम अपनी कोई हेरिटेज चीज को, कोई ऐसी चीज को जो कि हम उसको हमारा अभिन्न हिस्सा मानते हैं सोसाइटी का, इस तरह से जब उसको मलाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरी तरह से आतंक के साथ जोड़ते हैं, इस तरह की रिएक्शन बहुत स्वाभाविक है। स्वामी जी, हमको परहेज करना चाहिए स्वामी जी। और आप जो अंग्रेजों के जमाने का भी ध्यान दिला रहे हैं ये भी गलत है। आप सनातन संस्था को बोल रहे हैं, सॉरी सनातन धर्म को बोल रहे हैं। यहाँ पर सरदार पटेल ने जो हम माइनॉरिटीज को एश्योरेंस दिए थे, उन एश्योरेंस की क्या धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? क्या ये अनसंवैधानिक कदम नहीं है असम गवर्नमेंट का? टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। शोएब जमील जी, आपसे भी रिएक्शन ले लूं उससे पहले इसका जवाब दे दीजिए आप। चक्रपाणी जी जो सवाल उठा रहे हैं कि माइनॉरिटीज के ऊपर भी आरोप लगाना, मदरसों को लेकर सवाल उठाना, ये भी गलत है। देखिए अतुर रहमान साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज तक कभी भी आपने कभी सुना नहीं होगा कि कुंभ में देश विरोधी गतिविधियां होती हो। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि गुरुकुल के माध्यम से कभी देश विरोधी गतिविधियां होती हो। लेकिन अनेकों ऐसे दर्जनों मामले आ गए जहां पे मदरसों में हथियारों के जखीरे पकड़े जाते हैं, जहां पे मदरसों में देश विरोधी बातें बताई जाती है, जहां पे मदरसों में हिंदुओं को काफिर बताए जाते हैं और यहूदियों को बताया जाता है और हिंदू और यहूदियों की कत्ल कर दो। काफी मात्रा में उनपे आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के भी मदरसे से तार जुड़े हुए हैं। तो सबको बात नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही आपकी बात है कि सबको हम नहीं कर सकते, लेकिन जी अतिकुर रहमान जी आप अपनी बात रखिए। लेकिन जी स्वामी जी के आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। हमारे मुसलमानों की दो मुख्य किताबें हैं, कुरान और हदीस। आप कुरान और हदीस के हवाले से बात करिए। मदरसों में जहाँ कई गलत चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कभी आपने देखा हमने उनका खंडन न किया हो? नाला सुपारे में जहाँ हथियार बरामद हुए थे आरएसएस शाखाओं से, पूरा के पूरा नाला सुपारा उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया था। तभी आपने नहीं उसका खंडन किया था। आज तक की उसकी इंक्वायरी नहीं हो पा रही है।
तो देखिए इस तरह की फैलाने से कम आप जैसे जिम्मेदार लोगों को बचना चाहिए। आप पूरे समुदाय को क्यों लपेटते हैं इन सब चीजों के अंदर? जल्दी से शोएब जमे जी, मैं आपके पास मनोज जी आऊंगी, आप क्लैरिफिकेशन दीजिएगा इनकी बातों पर। शोएब जमे जी, यहाँ पर बात फंडिंग को लेकर भी है। जो सवाल उठाया है उदित राज ने कि उत्तर प्रदेश में अगर कुंभ पर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, असम सरकार का यही कहना था कि फंड को सही एलोकेट किया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए एजुकेशन में, ये सरकार की मंशा है। तो क्या यहाँ हम जो अहम मुद्दा है हम उससे भटक रहे हैं कि पब्लिक अर्न मनी को, टैक्स की मनी को हम कैसे इस्तेमाल करें, उससे हम हटकर हिंदू मुसलमान पे जा रहे हैं? शोएब जमे जी, देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। देखिए, बात एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की है, और जब कोई सरकार पॉलिसी बनाती है या कोई सरकार किसी राज्य में सरकार चला रही है कोई पार्टी, तो उसको तमाम वर्ग, जितने भी वर्ग हैं समाज में, सबको लेकर समझना पड़ेगा। देखिए, जब सच्चर कमेटी की सिफारिशें आई तो हमने जाना कि यहाँ से मुसलमानों के एजुकेशनल जो इस वक्त जो हालात हैं वो दलितों से भी ज्यादा जो है कम है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लागू करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जहां जहां मदरसे भी चल रहे हैं उसको भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जितने भी सरकारी मदरसे इस वक्त चलते हैं या गवर्नमेंट फंडिंग से चलते हैं, लेकिन सरकार के बायस्ड होने का सवाल क्यों यहाँ पर लाया जाता है आप लोगों की तरफ से? ये क्यों कहा जा रहा है कि बायस्ड है? उन्होंने तो संस्कृत स्कूल भी बंद करने की बात कही है, सारे रिलीजियस एजुकेशन को खत्म करने की बात की है, लेकिन आप ही लोगों की तरफ से क्यों आवाज उठ रही है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं संस्कृत स्कूल बंद करवाना चाहता हूँ, न मदरसे बंद करना, बल्कि मदरसे में जो लाखों बच्चे पढ़ते हैं वो उन्हीं मदरसों के माध्यम से इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस भी पढ़ सकते हैं। अगर सरकार कहे कि मैं उसको अपग्रेड करने के लिए हम और फंड देंगे ताकि मदरसे मॉडर्नाइज हो, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन आप कहते हैं मैं उसको बंद ही कर दूंगा, तो फिर बंद करने से पहले ये तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश लागू कर दीजिए, 10% एजुकेशन में यहाँ से आरक्षण दे दीजिए, या फिर यहाँ से उन मदरसों को किसी ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कीजिए जिसको वो चला सके अपने फंडिंग के बुनियाद पे। कम से कम उन लाखों बच्चों का भविष्य तो अंधकार में नहीं चले जाएगा, वो एजुकेशन से डिप्राइव तो नहीं रहेंगे, ताकि तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हो। इस बुनियाद पर आपको सोचना चाहिए। अब मैं चाहूंगी मनोज यादव जी इस पर आप जवाब दें, सरकार की मंशा क्या है, फंड एलोकेशन को लेकर मजबूरी क्या होती है सरकार की, और ये जो फैसले लिए गए हैं उस पर सिर्फ ये कहना कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, इसे कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए, ऐसा सबसे पहला विषय तो ये है, सबसे पहला विषय तो ये है कि जिस तरह से हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो मदरसों की वकालत कर रहे हैं, निश्चित रूप से मदरसे होने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि साहब ये बताइए कि आप वोट बैंक के रूप में कब तक देखते रहेंगे? मदरसों का आधुनिकीकरण होने जा रहा है, मदरसों का आधुनिकीकरण होना जरूरी है। एक हाथ में कुरान भी होनी चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर की बात मोदी सरकार कर रही है, तो आपका विरोध किस लिए है? दूसरा विषय है कि मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, उसको बंद करने की बात हो रही है, तभी हम विरोध कर रहे हैं। पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, मॉडर्नाइजेशन से विरोध नहीं है। यह है कि वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, वहाँ पर साइंस पढ़ाई जाती है क्या, इंग्लिश पढ़ाई जाती है क्या, कोई स्किल एजुकेशन दी जाती है क्या, क्या मेन एजुकेशन दी जा रही है क्या? लेकिन आप उसको बंद करेंगे तो लाखों बच्चे डिफरेंट हो जाएंगे। मदरसों के अंदर किस किस तरह की चीजें आपको याद है? 2017 के साइंस भी पढ़ाई, उत्तर प्रदेश मैथमेटिक्स भी पढ़ाई, फिजिक्स भी पढ़ाई के अंदर राष्ट्रीय गान गाने नहीं दिया गया। 2017 में झारखंड के अंदर राष्ट्रीय गान का विरोध किया गया। चलिए हम निकल करके आती है। हम आपके पास लौटते हैं। इस वक्त उदित राज हमारे साथ कांग्रेस लीडर जुड़ गए। उदित राज जी, अपने स्टैंड पर आप कायम क्यों नहीं रहे? बैकफुट पे क्यों चले गए? नहीं, अब ऐसा है कि बैकफुट पर नहीं गया हूं, मैं अपने चीज को रिस्टोर कर रहा हूं। चूंकि इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करने लगी है, तो और मैं एक नंबर 1 कि ये ट्वीट मैं अपने व्यक्तिगत हैसियत से किया हूं, कांग्रेस को टैग नहीं किया हूं। आईएनसी को टैग करता हूं जब मेरा राजनीतिक विचार होता है, जब मेरा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक होता है तो मैं आईएनसी को टैग नहीं करता हूं। और दूसरी बात है कि इसमें न गांधी परिवार का न कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को ही समर्थन किया है कि उन्होंने कहा कि सरकार के पैसे से धार्मिक चीजें प्रोत्साहित नहीं होनी चाहिए। मैंने उतना ही बोला। उदाहरण जरूर हमने कुंभ मेला का दिया है, या वो भी धार्मिक वो है, कृत्य है। तो और फिर डॉक्टर अंबेडकर का विचार मेरे दिमाग में आया
मैं पढ़ता रहता हूं, तो उन्होंने भी कहा कि जो धर्म और राजनीति का विच्छेद पूरा होना चाहिए, मिश्रण नहीं होना चाहिए। उदित जी, अगर आप ये कहते हैं कि सरकारी पैसे से धर्म की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, फिर तो असम सरकार का फैसला सही है? भाई मैंने देखिए, ऐसा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को तो सब जगह लागू होना चाहिए। मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा, एक प्रदेश के लिए नहीं कहा, एक किसी इवेंट या किसी धर्म के लिए नहीं कहा, मैं संविधान की बात कहा कि संविधान ऐसा कहता है। और हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो है यूरोपियन मॉडल। तो क्या आपने उदाहरण गलत ले लिया? आपने क्या उदाहरण कुंभ को लेकर गलती कर दी, इसे मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत किया, कोई भी हो। मैंने कोई भी धर्म हो, मैंने नहीं छोड़ा, चाहे बौद्ध धर्म हो, मैं बुद्धिस्ट हूँ, कोई भी धर्म हो। जब बात आ रही है आइडियोलॉजी की, विचारधारा की, संविधान की, तो कोई सब बराबर है। तो एक उदाहरण है, और बाकी तो मेरा कुंभ से क्या लेना देना, मैं खिलाफ में क्यों जाऊंगा। हेमंत तो अपनी ट्वीट को आपने डिलीट क्यों किया उदित राज जी? अगर आप यहाँ पर हमें कह रहे हैं, न्यूज 24 पे ये बात कह रहे हैं कि सारी बातें आपकी सही है, संवैधानिक बात आपने कही है, तो फिर आपने अपनी ट्वीट को डिलीट क्यों किया? क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई वेलकमिंग जेस्चर नहीं था आपके बयान पर, या कोई प्रेशर है आपके ऊपर? का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और उदित राज जी इस तरह से चर्चा में आने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और थूक कर चाटने की आदत उदित राज को, ये पुरानी आदत उदित राज जी की। जवाब दीजिए उदित राज जी। देखिए ऐसा है, ये जो है, ये डॉक्टर अम्बेडकर को इन लोगों ने क्या कहा था जानते हैं? कि इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को आपने कितना पालन किया है? डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को आप कितना आगे लेकर के गए हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सर्वसंभाव की बात की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी किसी से नहीं कहा, हिंदू और मुसलमान में विभेद नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरह से धर्मों में बांटने का प्रयास नहीं किया, इस तरह आप बैठ करके बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति की हमेशा प्रशंसा करते थे, हमारी सनातन संस्कृति के हमेशा ध्वजवाहक रहे हो, और आप क्या कर रहे हैं? हमारी सनातन संस्कृति के प्रति कुंभ के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। कल आप बोलेंगे दिवाली बंद कर दीजिए, होली बंद कर दीजिए। अरे साहब, ईद भी बंद करवाएंगे क्या? क्रिसमस भी बंद कराएंगे क्या? अब मैं बोलूं कि हट जाऊंगा आपके टेलीविजन से? भाई उदित जी, आप अपनी बात रखिए। मेरा सवाल अभी भी वही है, अगर आप अपनी बात पर कायम है तो ट्वीट को डिलीट करने की मजबूरी क्या थी? मैं गलती किया, उदित जी तो कह रहे हैं ना कि अपने ट्वीट को वो रिस्टोर तो रोक रहे हो, तो मेरी बात को सुन रहे हो ना? आप सुन रहे हैं ना? ये रोक, या तो मुझे आप हटा दीजिए। बोलिए, आप प्लीज बोलिए, अपनी बात रखिए। जवाबदेही से आप भाग रहे हैं उदित राज जी। मनोज जी, उन्हें बात रखने दीजिए। हमने भी सवाल पूछा हमसे कि क्यों डिलीट किया उन्होंने, उनको जवाब देने दीजिए। जी उदित जी बोलिए। वोट बैंक की राजनीति करेंगे? देखिए ऐसा है, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखेंगे। क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी? केवल ये लोग पिछड़े बने रहे। ये लोग हमेशा लिटरेसी रेट क्या है? 59 अम्बेडकरवादी विचार है। और दूसरी बात है कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हिंदूवादी कर रहे हैं। वो मनीषा दलित लड़की को रात में जला दिया हिंदू धर्म के खिलाफ में, तब ये कहा गए थे इनका मानसिक संतुलन नहीं खराब हो गया था या नहीं खराब है? आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया है? इनका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा, मानसिक संतुलन तो इनका बिगड़ा है कि हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ में इन्होंने की रात में लाश को जला दिया। तो ये इनका मानसिक आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बारह के अंदर जो रेप हुआ वो दिखाई नहीं दिया? छत्तीसगढ़ में जो रेप हुआ वो दिखाई नहीं दिया? और हाथरस में वो आप वोट पे ड्रामा करने उदित जी, अगर आप समानता की मांग कर रहे हैं तो वो दलित की बेटी दिखाई नहीं देती आपको? आप कृपया करके पीड़िता का नाम मत लीजिए उदित जी। आप प्रोटोकॉल जानते हैं, आप लॉ जानते हैं कि पीड़िता का नाम नहीं लिया जाता, और आप लगातार नाम ले रहे हैं। गुजारिश है आपसे, आप नाम ना लें। चर्चा जो है वो इसी बात पर कि क्या धर्म को सामने लाकर हम न्याय की बात कर सकते हैं। चक्रपाणी जी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर जो एक सामाजिक कुरीति है उस पर बात हो रही है, बेटियों के सम्मान की बात हो रही है, हाथरस मामले की बात हो रही है, राजस्थान की भी बात हो रही है। क्यों हम लोग धर्म पे बढ़ जाते हैं, जाति पर बढ़ जाते हैं? क्या समानता की बात सिर्फ समानता से नहीं हो सकती?
चक्रपाणी जी। होनी चाहिए और देखो बिल्कुल होनी चाहिए, और जो पीड़ित है उसका पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिए, और जो एक्यूज है, जो अपराधी है, उसको अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, जहां तक उदित राज जी की बयान है, मैं जानता हूं उदित राज जी से हमारा बड़ा अच्छा हो रहा है। 2013 में जब गंगा आंदोलन के लिए संतों ने भूख हड़ताल पे बैठा तो उदित राज जी उनको देखने के लिए गए थे, लेकिन अपने जब 5 साल तक सांसद रहे, इनके बड़े अच्छे बयान थे, अच्छा कार्य करते थे, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी में गए हैं, हमें लगता है कि इनको जैसी पार्टी ऊपर से निर्देश कर रही है उस तरह के बयान दे रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ दे रहे हैं, तो बड़ी ही दुखदाई है, बहुत ही आश्चर्यजनक है हम सबके लिए। जी, आप जुड़ गए मेरे साथ। जो सवाल मैंने चक्रपाणी जी से किया है वही आपसे भी है। अगर आप इक्वालिटी की मांग यहाँ पर रख रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, तो ये सबके लिए होना चाहिए ना। यही तो मैंने कहा, और क्या इसको क्यों सामने लाना जरूरी है? कुंभ को लाना क्यों जरूरी है? क्या कुंभ में आपको संस्कृति की झलक नहीं दिखती है, धर्म की झलक दिखती है? चक्रपाणी जी को भी बड़ा याद आ रहा हिंदू धर्म में, इनके साथ में शंकराचार्य ने क्या किया था, स्वरूपानंद ने इनके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया था। एक बात है। दूसरी बात है, बड़ा खैर ख्वाह बन रहे हैं। मैं कौन सा कुंभ के खिलाफ बोल रहा हूँ? मैंने एक उदाहरण दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मतलब धर्म के कीमत पर या पैसे पर कोई धार्मिकता को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। उसी के बारे में हमने कहा, और क्या कहा है कि हत्या हो रही है उस पर भी तो कमेंट करिए। पुजारियों पे हत्या हो रही है उस पर भी तो बोलिए। चक्रपाणी जी किस पर कह रहे हैं? दलित रोज मारे जा रहे हैं, उस पर आपने बोला? बिल्कुल बोलते हैं हम, और बोलते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, उस पे आप नहीं बोलते। आपको भी तो कह रहा हूं, आपने बोला रोज अत्याचार हो रहा है, रोज। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन संत मारे जाते हैं उस पे आप नहीं बोल रहे हैं। जब से आप कांग्रेस में गए तब से संतों पे अन्याय हो रहा है उस पे आप नहीं बोलते। पुजारी मारे जाते हैं उस पे आप नहीं बोलते। पालघर में संत मारे गए उस पे आपने नहीं बोला। तो ये दुखदाई है। मंदिरों को अधिग्रहित किया जा रहा है उस पे आप नहीं बोलते। मंदिर को अधिग्रहित कर लिया जा रहा है उस पे आप नहीं बोलते। सरकार उसके पैसे को मंदिरों को लेकर के खुद खर्च करती है, और संतों की क्या दुर्दशा है, मठ मंदिरों की क्या दुर्दशा है, उसके पक्ष में आप आवाज नहीं उठाते, लेकिन कुंभ पे जरूर आवाज उठाते थे। और जब से कांग्रेस में गए ये हाल सबसे ज्यादा हो गई है। तो हमें लगता है कि आप जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न होता है उसी प्रकार से मन बदल जाता है। कांग्रेस का अन्न खाने का परिणाम है कि आप ऐसे नहीं थे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं थे। आप सबके प्रति सद्भावना कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, लेकिन जी सबके प्रति आप सद्भावना रखते चाहते हैं, लेकिन इस तरह के बयान, क्योंकि मैंने आप जिक्र किया कि मैं संतों के बीच में आप कहते हैं, क्या मैं आ सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना रिएक्शन करिए। चक्रपाणी जी सुन लीजिए एक बार शोएब जी को। हाँ बिल्कुल। देखिए अभिलाषा जी, बात असल में वो धर्म के बुनियाद पर नहीं हो रही थी। टैक्स पेयर के पैसे कैसे खर्च हो या टैक्स पेयर के पैसे से धार्मिक पढ़ाई हो या ना हो, उस पर बात है। तो मुझे लगता है हमें उसी मुद्दे पर रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, आप टैक्स पेयर की बात करते हैं, हर आदमी टैक्स देता है। एक आदमी 5 रुपए का साबुन खरीदता है ना, तो वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एमआरपी होती है। चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, हर आदमी टैक्स देता है। अगर टैक्स के पैसे से आप पुल बरसा सकते हैं कांवड़ियों पर, अगर टैक्स के पैसे से आप कुंभ का मेला करा सकते हैं, तो टैक्स के पैसे से मदरसे और टैक्स के पैसे से संस्कृत स्कूल क्यों नहीं चल सकते? हर चीज समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर कुंभ मेला समाज का अभिन्न हिस्सा है, तो जो पढ़ाई के जो जरिए हैं, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे वो मदरसों की पढ़ाई हो, या फिर उसमें कंप्यूटर के जरिए फिर कमी कहाँ दिख रही है आपको कमी कहाँ दिख रही है? अभी हज के लिए 2 हफ्ते पहले ये खबर आई है, केंद्र सरकार टैक्स में रिबेट देगी, IT रिटर्न में रिबेट देगी हज यात्री होंगे। इसके अलावा सब्सिडी दी जाती है यात्रा में। क्या ऐसा लगता है आपको कि माइनॉरिटी कमीशन या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो कुछ भी रिकमेंडेशन देती है या जो फंड एलोकेट होते हैं, उसका फायदा माइनॉरिटीज को नहीं मिल रहा है? शोएब जी इस पे तो रिएक्ट कीजिए। देता हूँ। बिल्कुल, पहली बात तो मैं आपको जो है हज वाले पे बताता हूँ। पहली बात तो अभिलाषा जी सुन लीजिए, बताएंगे हज पे जो रिबेट मिलता था आपको नहीं मिलता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 2,60,000 रुपए हो चुके हैं। और पहले हज के सब्सिडी के नाम पर एयर इंडिया को फायदा पहुंचाया जाता था, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं होता था। वो स्कैम का बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दूसरी बात है
कि जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशें, उसी के बुनियाद पर सरकार कुछ ना कुछ फैसले लेती है। अगर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कुछ फैसले लेती है तो वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी। इसमें धर्म का एंगल क्या हुआ? अगर समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं तो हर ये वर्ग के एंगल लिए इसलिए है सोचना कि ये पड़ेगा। सवाल आप क्यों उठा रहे हैं कि सरकार अभिलाषा नहीं जी, कर मैं जवाब रही या देना सरकार चाहूंगा। का ध्यान नहीं है? सवाल मेरा इसलिए था। इसलिए और सरकार अभिलाषा जी, पॉलिसी अभिलाषा जी। बनाती है, माइनॉरिटी। अभिलाषा जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। मनोज जी। शर्मा ने कहा कि जी। मैं मदरसों को बंद देखिए। कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ बंद अरे साहब, करने अभी से चुप हो कोई जाइए। फायदा नहीं होगा, अरे बंद साहब, रुक करने से जाइए और ना। नुकसान देखिए, होगा। जो सवाल बल्कि आप उठा रहे उसको हैं कि मॉडर्नाइज मोदी सरकार कीजिए, क्या कर रही है, अपग्रेड कीजिए। जो सवाल उठा मदरसों रहे में हैं कि अच्छी नरेंद्र तालीम मोदी सरकार व्यवस्था क्या की कर रही है, कोशिश नरेंद्र मोदी कीजिए। सरकार ने क्या क्या मदरसों को निर्णय लिए। यहाँ से क्योंकि एक मॉडर्नाइजेशन मैंने के लिए बताया आप था उसको कि व्यवस्था 2014 दीजिए ना। में नरेंद्र मोदी जी ने हमारा संकल्प पत्र था, आधुनिकीकरण किया जाएगा और राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया। मैं आपको छोटे से तथ्य रखता हूं, उससे स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि नरेंद्र मोदी जी कितने प्रतिबद्ध हैं अपने संकल्प के प्रति, किस तरह से इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। 2019 तक वेलफेयर के लिए सर सुनिए, हेमंत सुन लीजिए, बिस्वा बंद क्यों कर रहे हैं? सुनिए अभी आप ऐसे नहीं करिए। अरे सुनिए भाई, 2019 तक वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए गए, 3.2 करोड़ स्कॉलरशिप के लिए दिए गए, 3.14 करोड़ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दी गई 2014 से 19 तक। मैं आपको बताऊं, मनमोहन गवर्नमेंट के अंदर केवल 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई थी। 2013 था और 14 का बजट मैं बताता हूं माइनॉरिटी का कितना था, 3,511 करोड़। 2014 और 15 में मनोज जी आप होमवर्क करके आए हैं, लेकिन एक आंकड़ा मैं भी आपके सामने रख दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उन्हें माइनॉरिटी के लिए खर्च करने के लिए फंड सेंटर ने एलोकेट किया है, उसका 10% से भी कम खर्च किया है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, राज्य सरकार भी प्रतिबद्ध है, आधुनिकीकरण होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता सबके साथ में, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और एक हाथ के अंदर कुरान होनी चाहिए। केंद्र सरकार तो फंड में तो खर्च होना चाहिए मनोज जी, मानते हैं आप इस बात को? उसका 10% ही फंड एलोकेट करना, फंड एलोकेट करना केंद्र सरकार का काम हो और हमारी प्रतिबद्धता है। भाई उत्तर प्रदेश में भी तो आप ही की सरकार है। जल्दी से आप अतिउर रहमान जी, सेंट्रल पॉलिसीज बना रही है, लेकिन स्टेट जो है वो अपनी राजनीति में स्टेट उसे उस तरह से इम्पोज नहीं कर रही। तो क्या कर सकते हैं? ये नजर आ रहा है यहाँ पे। अतिउर रहमान जी, जल्दी से एक कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। देखिए, ये जिम्मेदार लोग अगर इस तरह से कड़वाहट फैलाने का काम बंद कर दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफी कुछ काम कर सकती है इस मुतालिक। यहाँ पर देखिए सवाल आ रहा है कि एजुकेशन को किस तरह से अपग्रेड किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए उन माइनॉरिटीज को, लेकिन यहाँ पर आए दिनों हम सुनते हैं लेकिन अतीकुर रहमान जी, आपका भी सहयोग चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, ये बहस का तरीका नहीं है। जैसे जो मुसलमानों हमारे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया मनोज यादव जी आपका जुड़ने के लिए। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ है, अतिउर रहमान, शोएब जमई और उदित राज भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सफाई रखी न्यूज़ 24 पे कि सिर्फ उदाहरण के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन अपनी बातों से वो अभी भी अपनी बातों पर कायम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।